हेलो एवरीवन। आज हम लोग समसामयिक कलाकार में शंखो चौधरी, मीरा मुखर्जी और धनराज भगत को पढ़ेंगे। आज के सेशन में शंखो चौधरी, मीरा मुखर्जी और धनराज भगत को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। शंखो चौधरी, इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म 1916 ईस्वी में परगना बिहार के एक संथाल परिवार में होता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। और कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। एक संथाल परिवार में इनका जन्म होता है। शंखो चौधरी का वास्तविक नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। शंखो चौधरी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम इनका था नर नारायण, लेकिन उपनाम शंखो के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। शंखो चौधरी 1945 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन, इन्होंने क्या किया? 1945 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन से कला डिप्लोमा मूर्तिकार किसके संरक्षण में? मूर्तिकार राम किंकर बैच के निर्देशन में पूरा किया। तो इनके मूर्तिकला गुरु कौन हैं? तो राम किंकर बैच हैं। ओके, फिर अगला देखते पॉइंट इनके बारे में। 1945 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? धातु ढलाई की नेपाली पद्धति का प्रशिक्षण लिया। ओके, ये इनकी मूर्ति देखते हैं। ये कौन सी? बर्ड। ये कौन सी मूर्ति है? बर्ड है, जो ब्राज में बनी हुई है। बर्ड ये ब्राज माध्यम में बनी हुई है। बहुत ही फेमस इनकी मूर्ति है ये। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इनके बारे में। शंखो चौधरी ये प्रयोगवादी कलाकार हैं। किस तरह के कलाकार हैं? तो प्रयोगवादी कलाकार हैं। शंखो चौधरी ने अपने शिल्पों में अंतिम सज्जा के रूप में विपरीत सामग्री, प्रस्तर लकड़ी, धातु के साथ ईंट या सीमेंट का प्रयोग किया है। इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाने में किस किस चीज़ का प्रयोग किया है? तो इन्होंने प्रस्तर लकड़ी, धातु के साथ ईंट या सीमेंट का इन्होंने प्रयोग किया है। एमएस विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बड़ोदरा में है। यहाँ पे इन्होंने शिल्प कला के लिए एक संपूर्ण कार्यशाला की स्थापना की और यहीं पर ये 20 वर्ष तक कला अध्यापक रहे। 20 वर्ष तक यहाँ पे क्या रहे? ये कला अध्यापक रहे। तो कहाँ पे रहे हैं? एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा में। ठीक है, देखते हैं। 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की गढ़ी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। कब? 1976 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1976 में क्या होता है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की गढ़ी कार्यशाला को ये स्थापित करते हैं, जिसमें क्या? शिल्प कला की कार्यशाला होती है, मतलब शिल्प कला की शिक्षा दी जाती है। तो 1976 में ये गढ़ी कार्यशाला की स्थापना करते हैं। फिर क्या होता है? फिर शंखो चौधरी के मूर्ति शिल्प आरंभ में घनवादी प्रवृत्ति से प्रभावित थे। आरंभ में किससे प्रभावित थे? घनवादी प्रवृत्ति से प्रभावित थे। फिर इनके बारे में पॉइंट देखते हैं। इनको पुरस्कार कब मिलते हैं? तो राष्ट्रीय कला पुरस्कार इनको 1956 में मिला। कब मिला? 1956 में। और पद्म श्री पुरस्कार इनको कब मिलता है? तो 1971 ईस्वी में मिलता है। पद्म श्री 1971 ईस्वी में। विश्व भारती का अवन गबन पुरस्कार ये कब इनको मिलता है? तो 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में। ठीक है, 1979 में। ओके, फिर है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से ये क्या करते? पीएचडी से मानक उपाधि 1997 में इनको प्राप्त होता है। फिर देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय से पीएचडी देशिकोत्तरम 1998 में इनको प्राप्त होता है। फिर कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार कालिदास सम्मान से सम्मानित करती है। तो इनको कब सम्मानित किया गया था? तो 2002 में सम्मानित किया गया था। फिर आदित्य बिरला कला शिखर गुरु पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो 2002 में ही। फिर इनके मूर्ति शिल्प देख लेते हैं। तो इनके मूर्ति शिल्प में क्या है? नारी आकृति है। वन्य जीवन के अतिरिक्त आवच्छ अंकन के सिद्धहस्त कलाकार थे ये। इन्होंने ज़्यादातर किस रूप में वो मूर्ति शिल्प बनाई है? इन्होंने अधिकतर किस रूप में मूर्ति शिल्प बनाई? तो नारी आकृति, वन जीवन के अतिरिक्त आवच्छ अंकन भी इन्होंने किए हैं। ठीक है, लोक कला और आदिवासी कला के साथ उनका विशेष लगाव था। और इनकी मूर्ति देख लेते हैं। इनकी प्रमुख मूर्तियों में बर्ड फॉर्म, मदर एंड चाइल्ड, डक, स्टैंडिंग फिगर ऑफ अ वुमेन, मोना बेंद्रे, द बर्ड
न्यूड आदि शंखो चौधरी की क्या है, कांस्य कलाकृति हैं। क्या है इनकी, कांस्य ये कलाकृति। इसमें एक चीज़ और देख लेंगे आप लोग, शंखो चौधरी की जो मृत्यु होती है 2005 में होती है, इसको याद रखेंगे। फिर है, अब देखेंगे धनराज भगत, तो इनका जो जन्म होता है 1917 में, इनकी मृत्यु होती है 1988 में। अब देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1917 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, तो लाहौर में इनका जन्म होता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है। शिल्प कला में डिप्लोमा ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, मियो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से। ये कहाँ से शिल्प कला में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, तो मियो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से। फिर कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में ये मूर्ति कला विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहते हैं और वहीं सेवानिवृत्त तक कार्य करते हैं। ठीक है। फिर धनराज भगत जो हैं वो पेपर मेसी, सीमेंट कास्टिंग, धातु ढलाई व वेल्डिंग, सिरेमिक्स, लकड़ी प्रस्तर, धातु इनेमलिंग माध्यमों व तकनीकों में कार्य किए हैं। ठीक है। तो इनके कार्य करने का माध्यम कौन कौन सा है, तो पेपर मेसिंग है, सीमेंट कास्टिंग है, धातु ढलाई व वेल्डिंग, सिरेमिक्स, लकड़ी प्रस्तर, धातु इनेमलिंग माध्यमों में इन्होंने कार्य किया है। अब देखते हैं धनराज भगत लकड़ी प्रस्तर, धातु, सीमेंट के अतिरिक्त कीलों के प्रयोग से भी शिल्प गढ़े हैं। कीलों से भी इन्होंने शिल्प बनाए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। फिर है धनराज भगत कल्पना प्रधान व भावुक शिल्पी थे। कल्पना प्रधान और भावुक शिल्पी कौन थे, तो धनराज भगत। धनराज भगत मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी थे, लेकिन मुख्यतः मूर्तिकार थे। प्रमुख रूप से ये कौन थे, मूर्तिकार थे। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आ जाएगा कि धनराज भगत प्रसिद्ध हैं, तो क्या होगा, मूर्तिकार चित्रकार दिया होगा, तो मूर्तिकार सही लगाएंगे। फिर देखेंगे धनराज भगत दिल्ली शिल्पी चक्र, ये किस कला ग्रुप से संबंधित थे, तो दिल्ली शिल्पी चक्र से ये संबंधित थे। दिल्ली जो शिल्पी चक्र है इसके संस्थापक सदस्य और ग्रुप सेक्रेटरी भी ये रहे हैं। फिर धनराज भगत का प्रारंभिक झुकाव चित्रकला की तरफ था। ठीक है, चित्रकला की तरफ इनका, पहले ये चित्रकला की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा था, उसके बाद ये मूर्ति कला में इनका रुचि बढ़ा और मूर्ति कला में ये फेमस हो गए। ठीक है। फिर देखते हैं धनराज की झोपड़ी, इनका जो झोपड़ी नामक दृश्य चित्र है, झोपड़ी क्या है, इनका चित्र है, पेंटिंग है, तो उसमें क्या दिखाया गया, खुला वातावरण और आकृतिम, खुला वातावरण और क्या दिखाया गया, आकृतिम अभिव्यंजना इसमें दिखाई गई है झोपड़ी चित्र में। फिर देखते हैं धनराज भगत ने बाह्य आडंबर से मुक्त होकर यथार्थवादी पद्धति में मूर्तियां गढ़ी हैं। ओके। फिर धनराज भगत की प्रमुख मूर्ति शिल्प, सबसे प्रमुख इनकी मूर्ति शिल्प है घोड़े की नालबंदी। जैसे शंखो चौधरी की सबसे प्रमुख मूर्ति शिल्प जो है तो बर्ड है, जो उन्होंने कांची में बनाया। इसी तरह धनराज भगत की जो फेमस, इसी तरह जो धनराज भगत की जो फेमस मूर्ति है वो कौन सी है, घोड़े की नालबंदी है। कौन सी, घोड़े की ये नालबंदी जो मूर्ति है इन्होंने बनाई है, बहुत ही फेमस है इनकी मूर्ति। फिर देखते हैं 1977 ईस्वी में धनराज भगत को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री दिया जाता है। 1977 में इनको क्या प्राप्त होता है, भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया जाता है। फिर इनके बारे में देखते हैं। मृत्यु उपरांत राजकीय कला महाविद्यालय चंडीगढ़ ने अपने परिसर में धनराज भगत की स्मृतियों को संजोने के लिए किसकी स्थापना की, स्कल्पचर ऑफ पार्क की स्थापना कहाँ की, तो चंडीगढ़ में की। ठीक है। फिर इनकी जो मूर्ति शिल्प है ये भी बहुत ही फेमस है। कौन सी है, शिव डांसिंग, ये शिव डांसिंग है जो इन्होंने प्लास्टर में बनाई है। और वर्तमान में ये जो पेंटिंग, ये जो मूर्ति है वो कहाँ पे है, श्रीमती कमला भगत के निजी संग्रह में है। ठीक है, कमला भगत की निजी संग्रह में सुरक्षित है। इनकी मूर्तियाँ देख लेते हैं। शिव डांस जो प्लास्टर में इन्होंने बनाई है, सितार वादक जो सीमेंट में बनाई है, बांसुरी वादक बेल्डेड कॉपर में बनाई है, कास्मिक मैन प्लास्टर में बनाई है, द जो किस है ये भी धनराज भगत की, ये फेमस है, ये भी ये लकड़ी से बनी है। उसके बाद ये बनाते हैं मैन मूर्ति बनाते हैं जो प्लास्टर व आयरन से बनी है। फिर क्या बनाते हैं, प्रोटेट एक बनाते हैं लकड़ी से। फिर द किंग शीर्षक से एक मूर्ति बनाते हैं जो वुड एंड ब्रास नेल्स से बनी होती है। फिर अब हम लोग देखेंगे मीरा मुखर्जी को। मीरा मुखर्जी का जन्म होता है 1923 ईस्वी में, मृत्यु होती है 1998 में। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में। कहाँ पे होता है, कोलकाता में। कहाँ होता है, कोलकाता में इनका जन्म होता है।
अब ये मुख्य रूप से क्या है, तो ये भी मुख्य रूप से मूर्ति हैं, ठीक है, मूर्तिकार हैं। ये मुख्य रूप से क्या है, तो मुख्य रूप से ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और मीरा मुखर्जी ने आरंभिक कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से। ओके, फिर देखते हैं 1947 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला में डिप्लोमा किया था। वो भी डिप्लोमा ये कहाँ से किया था? तो दिल्ली पॉलिटेक्निक से किया था। कहाँ से? दिल्ली पॉलिटेक्निक से ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला का डिप्लोमा लिया। फिर देखते हैं शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार इम्फेंडी जो राज्य की मेहमान थी, उनसे भी कला प्रशिक्षण ये लेती हैं, इम्फेंडी से, ठीक है, जो इंडोनेशिया से आई थी। फिर 1953 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी में टोनी स्टैडलर से और किससे? हेनरिक किर्चनर से ये मूर्ति कला के प्रशिक्षण या शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहाँ पे? जर्मनी में, 1953 में। फिर देखते हैं मीरा मुखर्जी ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों जैसे कि ढोकरा कास्टिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किए। जनजातीय कलाकारों से उन्होंने क्या प्राप्त किया? ढोकरा कास्टिंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया। ढोकरा कास्टिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कहाँ के लोगों, कहाँ की जनजाति से? तो छत्तीसगढ़ के जनजाति से। फिर मीरा मुखर्जी, इनको पद्मश्री कब मिलता है? तो इनको पद्मश्री सम्मान से 1992 में सम्मानित किया जाता है। फिर इनकी जो प्रमुख प्रतिमा है सिटिंग वुमेन, जो ब्रांच में 1990 ईस्वी में इन्होंने बनाई थी, इनकी प्रमुख कृति है। और बांसुरी बजाने वाला, ये इनकी मूर्ति है, ठीक है। फिर देखते हैं अशोक इन कलिंग, इनकी एक फेमस मूर्ति है ये अशोक इन कलिंग, और इन्होंने ही बनाई है मिनी बस। और इनकी कौन सी है? मिनी बस है, सृष्टि है, माँ और बच्चा है, और इनकी कौन सी मूर्ति है? अर्थ कैरीज है, और द रूमर और कौन सी है? और है दी स्टॉर्म, ये उनकी मूर्ति है जो कांस्य से बनी है। ये मूर्तियाँ किससे निर्मित है? कांस्य से निर्मित है। तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।